मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022। आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट जो अभी हम उठाए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये जो कभी नहीं पढ़े आज के पहले कभी छुए भी नहीं है उनके लिए, और जो पढ़े हैं उनके लिए तो और बेनिफिट होने वाला है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपको एक कॉपी निकालना पड़ेगा, एक पेन निकालना पड़ेगा। हम जो यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखाते चलेंगे, ठीक है, वो आपको लिखते चलना है, ठीक है। अगर उतना कर लीजिएगा तो आपको ये सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा 2 दिन में, मात्र 2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो एक बार मेरे साथ करके देख लीजिए, ठीक है। एक पेन उठा लीजिए, रफ पेपर उठा लीजिए यानी कॉपी उठा लीजिए, उसमें जो हम शॉर्ट नोट बोलेंगे, जो हम पॉइंट बोलते जाएंगे, जो टर्म हम सिखाते चलेंगे, उस टर्म को टोटल आप नोट कर लिए, उसको एक बार पढ़ लिए, आपके पास 2 दिन टाइम भी है, ठीक है, उसको पढ़ लिए। फिर हम प्रीवियस, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एग्जाम में, इसके पहले वाले एग्जाम में सभी में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जा रहा है, ठीक है। और एमटी में तो जो न्यूमेरिकल दिए वो न्यूमेरिकल भी आया, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे देंगे, टॉपिक का क्वेश्चन दे देंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो हो जाएगा काम मिला जुला कर आपका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। तो एमसीक्यूज में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू, देखिए अभी रात के कम से कम 3-3:30 बज रहे हैं, ठीक है, 3:15 हो रहा है, ठीक है। आपको दे रात भर जाकर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप पढ़े, 2 दिन है टाइम, ठीक है, रगड़ के पढ़िएगा, ठीक है। हम इसलिए रात में बना रहे हैं ताकि सुबह से आप पढ़ाई कर सके। इसको हम कल दिन में भी बना सकते थे, लेकिन कल दिन में सोएंगे, अभी ही हम बना देते हैं, ठीक है, अभी, ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो सके, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको दम रगड़ के दम मेहनत करना, शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको प्रैक्टिस करना है। जितने भी इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे सबको प्रैक्टिस करना है, जितने भी थ्योरी और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सबको प्रैक्टिस करना, कि जो भी बताएंगे एग्जाम के टाइम में वो इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो आप बकवास नहीं करेंगे, जितना बोल दिए उतना सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, या वीडियो के लास्ट में भी पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन अभी ही सुनिएगा पहले कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव 2 तरह का होता था। क्या क्या होता था, नोट करते जाइएगा। जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है 2 तरह के होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है मास इंडिपेंडेंट होता है एंड साइज ऑफ सिस्टम ऑल्सो इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होता है 2 तरह का होता है, इंटेंसिव होता है और दूसरा एक्सटेंसिव होता है। दूसरा क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। इंटेंसिव जो होता है मास, इंटेंसिव जो होता है मास इंडिपेंडेंट एज साइज ऑफ द सिस्टम ऑल्सो इंडिपेंडेंट होता है। साइज पे भी इंडिपेंडेंट रहता है और मास भी इंडिपेंडेंट रहता है, उसको इंटेंसिव कहते हैं। एक्सटेंसिव क्या होता है, डिपेंड अपॉन द मास, डिपेंड अपॉन द साइज, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जाम्पल जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, विस्कोसिटी होता है, डेंसिटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ये सब जो एग्जाम्पल हो गया किसका हो गया, इंटेंसिव का हो गया। लेकिन अगर एग्जाम्पल हम एक्सटेंसिव का बोले, आपको लिखते जाना वीडियो रोक रोक के, ठीक है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है एनर्जी होता है, वॉल्यूम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंट्रोपी होता है, एंथैल्पी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो अभी इतना चीज सिखा दिए तो ये ऑब्जेक्टिव खुद से बनाइए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम क्या बोले थे, मास डिपेंडेंट होता है, तो डिपेंड अपॉन द मास। अगर साइज रहता तो फिर भी सही होता, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाएं कि साइज पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। कौन सा प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। अगर इंटेंसिव रहता तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता, क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। अभी हम एक्सटेंसिव का एग्जांपल दे रहे थे ना कि एनर्जी होता है, वॉल्यूम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंट्रोपी होता है, उसमें एगो वॉल्यूम दे दिया और क्या दे दिया, डिपेंड अपॉन द मास दे दिया। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का ऑप्शन 1 सही है। क्लियर है। चलिए दूसरा में आते हैं, फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी के बारे में पढ़े होंगे। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है,
तो चेंज इन इंट्रोपी जो होता है ड्यू टू हीट ट्रांसफर एंड ड्यू टू चेंज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। आपको लिख लेना है कि चेंज इन इंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर के वजह से और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के वजह से होता है। क्या होता है? चेंज इन इंट्रोपी। चेंज इन इंट्रोपी को हम लोग डेल एस से डिनोट करते हैं और किसके किसके कारण? तो चेंज हीट ट्रांसफर के कारण, यानी डेल क्यू अपॉन टी प्लस क्या डेल एस ना, डेल एस इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो अब क्वेश्चन से यहाँ पूछ रहा है ना कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन इंट्रोपी। चेंज इन इंट्रोपी में हम जानते हैं कि ड्यू टू हीट ट्रांसफर, लेकिन एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में टेम्परेचर क्या होता है? 0। तो हीट ट्रांसफर तो हुआ नहीं, तो ये हो गया 0। आप बात करते हैं रिवर्सिबल, लेकिन आपको फार्मूला में अभी हम डिफिनीशन बताए थे, डिफिनीशन लिख लिए सभी। चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है? तो चेंज इन इंट्रोपी इज ड्यू टू हीट ट्रांसफर एंड ड्यू टू चेंज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। तो टेम्परेचर तो एडियाबैटिक है तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0। रिवर्सिबल है, होता है इरिवर्सिबल के लिए लेकिन है रिवर्सिबल, तो ये क्या हो गया? 0। तो डेल जो आपका चेंज इन इंट्रोपी हुआ वो क्या बचा? 0। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए क्लियर ही होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा नहीं समझ में आए तो बैक करके देख लीजिएगा। आते हैं सी नंबर में, आते हैं इफ Q1 इज हीट ट्रांसफर बिटवीन हॉट टेम्परेचर सोर्स एंड मशीन एंड Q2 बिटवीन कोल्ड टेम्परेचर सोर्स एंड मशीन, देन द हीट पंप COP विल बी इक्वल टू। अब सबसे पहले COP क्या है? तो COP के बारे में लिख लीजिए, कॉपी में नोट लिखते जाइएगा, शॉर्ट नोट में। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, लिख लिए। इसका हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि Q1 जो है, Q यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है बिटवीन हॉट टेम्परेचर सोर्स टू मशीन, मशीन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? हीट पंप की बात कर रहा है। तो हीट पंप हो गया, ये जो हीट ट्रांसफर कर रहा है किस में कर रहा है? पहले तो आपका हाई रीजन में कर रहा है, हॉट में ना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाई टेम्परेचर रीजन, ठीक है, हाई टेम्परेचर रीजन। कितना कर रहा है? Q1 कर रहा है, ठीक है। और कि इसमें कितना कर रहा है? Q2 कर रहा है लो टेम्परेचर रीजन में, लो टेम्परेचर रीजन में। तो हम जानते हैं कि जो COP और हीट पंप का जो COP निकालेंगे अगर, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसका फॉर्मूला? डिजायर इनपुट टू रिक्वायर इनपुट, यानी Q1 ये हो जाएगा क्या? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। इस चीज को हम सिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये आपका MCQ है, इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में निकाल दिए, ठीक है। केल्विन प्लांक लॉ डील विथ, केल्विन प्लांक जो है स्टेटमेंट किसका है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का है। तो आपको केल्विन प्लांक लॉ लिखने को आएगा, शॉर्ट नोट्स में आएगा, जिससे दे देता है ना 8 में A B C करके 3-4 को क्वेश्चन दे दिया और 2-2 3-3 नंबर का है ये इन द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन आंसर, ठीक है। 3-4 को दिल रहेगा, उसमें बोलेगा 2 को एक्सप्लेन करो, तो उसी सब में आ जाएगा केल्विन प्लांक लॉ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा, इसलिए अभी सीख लीजिए। तो केल्विन प्लांक लॉ है जो स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, और इसको हम लोग हीट इंजन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो 2-3 पॉइंट आपको मिल गया कि केल्विन प्लांक लॉ a statement of the second law of thermodynamic and it is also known as the heat engine statement। लिख लिए होंगे आई होप वीडियो रोक करके, ठीक है। तो केल्विन प्लांक लॉ जो है किसको डील करता है? तो कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क करता है। यानी 3 पॉइंट आपको मिल गया किसको लिखने के लिए? केल्विन प्लांक के लिखने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? केल्विन प्लांक लॉ डील विथ द कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट इनटू वर्क। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इट इज आल्सो नोन एज द हीट इंजन स्टेटमेंट। क्लियर है? तो चलिए केल्विन प्लांक लॉ को भी लिख लीजिएगा आई होप। अब आते हैं सेम कंप्रेशन रेशियो और सेम हीट एडेड रहे तब उसका जो इफिशियंसी होता है ऑटो साइकिल का वो मोर इफिशियंट होता है किससे? डीजल साइकिल से। तो ये भी आपका एक स्टेटमेंट ही है कि जो फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सम हीट सेम हीट, तो देन इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज मोर देन द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, ठीक है। तो ये आपका ई नंबर का हो गया। आते हैं गैस टरबाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका हो गया F नंबर का ऑप्शन नंबर 4, जहां पे है 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस।
जी नंबर में आते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर वाटर आर। तो हम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर क्यों यूज करते हैं, तो डिफाइन द केल्विन, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज यूज टू डिफाइन द केल्विन। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो अलग अलग भी दिया रहेगा। जैसे ट्रिपल टेम्परेचर की पहले बात करते हैं, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले जो होता है 273.16 केल्विन, या इसी को हम 0.01 डिग्री सेल्सियस या 32.018 ना होता है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो अगर हम सबसे पहले देखिए दो गो है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होता है। तो पहला टेम्परेचर पूछा था, टेम्परेचर का जो ऑप्शन खोजिए, तो ऑप्शन कौन मिला 0 पॉइंट, तेजी से आप ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, प्रेशर को भी अभी पढ़ते हैं, अभी तो पढ़ना ना है, प्रेशर को भी पढ़ते हैं। तो प्रेशर जो होता है, अगर हम पास्कल की बात करें तो 6117 पास्कल होता है। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें तो 0.006037 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो 0.006037, लेकिन यहाँ पे है 028 है, तो ऑप्शन नंबर यही सुटेबल लग रहा है, इसलिए यही होगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 06028 है, यहाँ पे 6037 है, लेकिन ऑप्शन आपको देखना है कि केल्विन में रहे तो 273.1 केल्विन होगा, 0.101 डिग्री सेल्सियस, 32.0108 फ़ारेनहाइट, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो 611.7 पास्कल। अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बात करें तो 0.06037 होगा। तो जी नंबर भी ऑप्शन आई होप करेक्ट कर लिए होंगे। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन के बारे में सबको जानिएगा यहाँ पे कि क्या क्या टर्म है, पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। टी डी एस इजकल टू डेल यू डी यू प्लस वी डी वी, सॉरी पी डी भी, ठीक है। अब यहाँ पे टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर, लिखते जाइएगा, बोलना ना पड़े, सामने में रहते तो हम पीट देते आपको, बार बार बोलेंगे तब लिखिएगा रोक के। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टी क्या है आपका टेम्परेचर है, डी एस क्या है चेंज इन एंट्रोपी है, डेल यू क्या है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। वी क्या है वॉल्यूम है, डेल वी क्या है चेंज इन वॉल्यूम है, पी क्या है प्रेशर है, डेल एच यहाँ पे नजर आ रहा होगा, डेल एच क्या है चेंज इन इंथैल्पी है, ठीक है। डेल भी क्या है चेंज इन वॉल्यूम है, डीपी क्या है चेंज इन प्रेशर है। सभी टर्म हो गया खत्म। चलिए एक आ रहा है सीपी क्या है, सीपी है ना, एक सीपी सीपी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो वो सब अभी आगे चलेंगे, लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा जो है रिलेशन करेक्ट है, तो इसमें सभी के सभी रिलेशन करेक्ट है। पहला जो यहाँ पे रिलेशन दिख रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है बाबू, बताइएगा, डी यू इजकल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, क्लियर है। डेल यू इजकल टू डेल एस इजकल टू क्या होता है, तो ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करके जो आपका रिलेशन निकला है टी डी एस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी जाके, जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद। लेकिन आपको अभी से ही सीखते चलना है कि टी क्या है टेम्परेचर है, डी एस क्या है आपका चेंज इन एंट्रोपी है। टर्म आपको याद होना चाहिए, टर्म याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन वहां पे पढ़ने के बाद आने के बाद भी सोल्व नहीं होंगे। जैसा कि मटेरियल टेस्टिंग का इतना आसान क्वेश्चन जो जिसको हम बच्चा को सिखा देते वो भी सीख लेता, लेकिन आप लोग से नहीं बन पाया, ठीक है। क्योंकि आप लोग को एहसास नहीं था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लग रहा था कि ऐसी क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। इतना मेहनत करके ऐसा ही क्वेश्चन डाल देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या निकालना, ये वाला रिलेशन इसी से आया, इससे डेल एच इजकल टू टी डी एस प्लस वी डी पी है। तो यहाँ पे डेल एच इजकल टू क्या होगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। अब यहाँ से डी एच का वैल्यू क्या होता है, सी पी डी टी होता है, पढ़ाएंगे डोंट वरी, वी डी पी, ठीक है। तो यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, टी डी एस का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा वी डी पी, अच्छा पहले इधर ना होगा सी पी डी टी माइनस वी डी पी, ठीक है। तो यही इससे निकला है, सेकेंडे वाला से थर्ड निकला है, तो यानी सब ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। आते हैं आई नंबर में, आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक गिब्स। अभी ना ये फॉर्मूला बता रहे थे, डेल यू इजकल टू डी यू इजकल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू एंड द सेकेंड लॉ ऑफ द डी एस ग्रेटर देन डेल क्यू बटा टी इन बीच ऑफ द फ्लोइंग विद
बे दीज टू लॉ ऑफ कंबाइंड, जब दो लॉ को कंबाइंड करते तो कौन सा फॉर्मूला आता था बता सकते हैं? अभी जस्ट ऊपर बता रहे थे कि जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को कंबाइन करते हैं तो TdS इजकल टू क्या मिलता है? डेल डी यू प्लस भी डी पी डी भी, ठीक है, यही आता है। अब देखिए इसको खोजिए ऑप्शन में कहाँ है आपका, तो ऑप्शन में तो ऐसा TdS नजर नहीं आया, लेकिन डेल यू नजर आ रहा है, डी यू नजर आ रहा है, तो डी यू को बाहर निकालिए, डी यू को बाहर निकालिए तो क्या होगा? TdS माइनस पी डी भी हो गया। चलिए यही आपका ऑप्शन हो गया, क्लियर। आई नंबर में आते हैं, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज ए फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो। एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज फंक्शन, किसका फंक्शन है? तो कंप्रेशन रेशियो एंड कट ऑफ रेशियो का है। तो MCQs हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं डिफाइन ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट को डिफाइन करना है, कुछ नहीं सारे पॉइंट को डिफाइन करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट रहता है तो वहां पे लिखा रहता है कि इन द फ्लोइंग 4 टर्म्स, ठीक है, 4 पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 क्वेश्चन है, जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, यानी 7 दूनी 14 नंबर। अब क्या करना है, सभी को डिफाइन करना है, तो 2 नंबर का है तो 2-3 लाइन में कर दीजिए, यानी बेसिक डिफिनीशन है। बेसिक डिफिनीशन होता है ना किसी चीज का, जैसे एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, उसी तरह से यहाँ पे भी है कि परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड क्या है, ठीक है। तो पॉइंट एंड पाथ फंक्शन क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है, साइकोमेट्री क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन क्या है, रेफ्रिजरेशन क्या है, ठीक है। तो आइए सबको बारी बारी से डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो पहला, अगर हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड की बात करें तो ए फिक्सियस मशीन विच प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट विथ ओनली वन रिजर्वायर इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, इट वायलेट्स द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। हाँ, तो ये वायलेट कर ही रहा है किसको? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें जो बात कर रहा है, बोल रहा है कि सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट को लेगा और वर्क को प्रोड्यूस करेगा, जो कि खिलाफ है किसके? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आपका परपेचुअल मोशन मशीन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो बोलिएगा कि सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट लेकर वर्क को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं। आइए, वायलेट करता है किसको? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये आपका हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए सेकेंड में आते हैं पॉइंट एंड पाथ फंक्शन। तो जो पाथ को फॉलो ना करे, जो पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन कहते हैं। तो पॉइंट फंक्शन क्या हो गया? विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ये सभी जो सिस्टम प्रॉपर्टीज है वो सभी के सभी क्या है? पॉइंट फंक्शन है। यानी सिंपल भाषा में बोल दीजिए, पॉइंट फंक्शन क्या है? बोलिए तो जल्दी से। तो वैसा प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम जो पाथ पे डिपेंड ना करे, पाथ को फॉलो ना करे, ठीक है, उसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। पाथ फंक्शन क्या है? जो डिपेंड करे, तो डिपेंड अपॉन द पाथ एट विच सिस्टम वेरीज एट ए गिवन स्टेट, एग्जांपल वर्क एंड हीट। क्लियर? चलिए अब आते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑल टुगेदर दे आर नोन एज टोटल एनर्जी। आपके सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी मौजूद होता है, जैसे आपको लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो गया, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी आपके टोटल एनर्जी कहलाएंगे। कितना आसान तो है। साइकोमेट्री क्या है? साइकोमेट्री ये आपको जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें ड्राई एयर और वाटर वेपर होते हैं, जो वाटर वेपर को मतलब स्टडी करते हैं। किसके लिए स्टडी करते हैं? ताकि वो ड्राई एयर को कितना अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साइकोमेट्री कहते हैं। सिंपल सी भाषा था, इसमें कहना क्या है कि साइकोमेट्री में मॉइस्ट एयर को हम लोग डील करते हैं, एटमॉस्फेरिक
एयर में ड्राई एयर भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, दोनों मौजूद होता है। तो वाटर वेपर की स्टडी करते हैं उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, साइकोमेट्री कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है, तो प्योर सब्सटेंस है कोई भी, जैसे मान लीजिए वाटर ले लीजिए, तो वाटर अगर आप 20 लीटर ले लेते हैं, 20 लीटर ले लेते हैं, तो जो इसका आपका केमिकल कंपोजिशन होगा, अगर हम 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन अलग हो जाएगा, नहीं ना होगा, फिक्स रहेगा ना। तो उसी को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जिसका केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज ना हो उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो ये सब्सटेंस दैट हैज ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जैसे वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ETC और भर दीजिएगा अलबल, ठीक है। एक्सजर्सी, इसको हम एक्स है, ठीक है। एक्सजर्सी डिस्ट्रक्शन क्या है, तो सेकेंड लॉ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सर्सी डिस्ट्रक्शन होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन जो होता है ना, वो सिस्टम ऑफ द बॉडी से हीट को बाहर निकाल देता है, वो उसको ठंडा कर देता है। जैसे आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर होगा, वो क्या करता है, सिस्टम ऑफ बॉडी से हीट को बाहर निकालता है कंप्रेसर के थ्रू, और क्या होता है, अपने आप में ठंडा रहता है। मतलब हम उसमें ठंडा डालते हैं, कुछ खाना वाना वगैरह जो बच जाता है डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या रखता है, वो वहां से हीट को बाहर निकालता है और उस जगह को क्या रखता है, ठंडा रखता है। तो इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में, ये तो अपना लैंग्वेज में बोल दिए, रेफ्रिजरेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द बॉडी एंड कूलिंग इट ए लोअर टेम्परेचर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर आर यूज द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे ही आपका रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो कितना आसान आसान थ्योरी था, ठीक है, उससे ज्यादा न्यूमेरिकल आसान रहेगा। चलिए सबसे पहले अब न्यूमेरिकल करते हैं। आपको समझते भी चलना है न्यूमेरिकल को, ऐसा नहीं कि बस खाली देखते जा रहे हैं चुपचाप। ए सर्टेन वाटर हीटर ऑपरेट अंडर अ स्टेडी फ्लो कंडीशन रिसीविंग 4.2 kg पर सेकेंड ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंथैल्पी 313.93 यानी 93 किलो जूल पर केजी। बताया जा रहा है कि आपके पास एक वाटर हीटर है जिसमें हम वाटर का मास फ्लो रेट कितना है, 4.2 kg पर सेकेंड है, यानी इतना हम उसमें पर सेकेंड से वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, वाटर हीटर में डाल रहे हैं 4.2 kg पर सेकेंड। कितना डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, 75 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। इंथैल्पी उसका 313.93 kg पर किलो जूल पर केजी है, ठीक है। अब द वाटर इज हीटेड बाय मिक्सिंग विद द स्टीम विच सप्लाइड टू द हीटर एट टेम्परेचर 100.2 डिग्री सेल्सियस एंड इंथैल्पी 2676 किलो जूल पर केजी। अब बताया जा रहा है कि एक सेक्शन 2 पे हम स्टीम को दे रहे हैं ताकि पानी मेरा गर्म हो, जो इसका टेम्परेचर 100.2 डिग्री सेल्सियस है और उसकी इंथैल्पी की बात करें तो 2676 किलो जूल पर केजी है। तो बताएं कि उसमें जो मिक्सचर है, उसमें जो वाटर मिक्स किया स्टीम विथ यानी गर्म हुआ है, तो उसमें जो डिग्री सेल्सियस दे रहा है 100 डिग्री सेल्सियस का है, इंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है हाउ मच स्टीम मस्ट बी सप्लाई टू द हीटर पर आवर। तो कितना स्टीम उसमें हम प्रोवाइड किए होंगे पर आवर के हिसाब से, जो हम अभी वाटर दे रहे हैं ऊपर सेकेंड के हिसाब से दे रहा है, तो सोल्यूशन करेंगे सेकेंड है क्या, लास्ट में आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले क्वेश्चन समझिए, ये हीटर है आपका, ये सेक्शन 1 मान लेते हैं जहां पे हम वाटर को डाल रहे हैं, इंटर करवा रहे हैं। मास फ्लो रेट उसका m1 जो वैल्यू 4.2 kg पर सेकेंड दिया हुआ था, इंथैल्पी दिया हुआ था, टेम्परेचर का है जरूरत नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 75 डिग्री सेल्सियस। ये 100.2 डिग्री सेल्सियस से मास फ्लो रेट पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कितना इसमें हम प्रोवाइड करेंगे स्टीम ताकि ये पानी गर्म होके निकले, कितना 100 डिग्री सेल्सियस का। इंथैल्पी भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेकेंड सेक्शन 2 का इंथैल्पी दिया हुआ है। वाटर हम ना रहे हैं ना, यहाँ से क्या ना रहे हैं, स्टीम ना रहे हैं जो गर्म करेगा, ठीक है। तो इसका मास फ्लो रेट पूछ रहा है, इंथैल्पी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मास फ्लो रेट, तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दिया रहेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है, लेकिन नहीं दिया हुआ है, दिया रहता तो पुट कर देते, इंथैल्पी दिया हुआ है, यानी इंथैल्पी तीनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब मास फ्लो रेट किसका पूछ रहा है, स्टीम का पूछ रहा है, वो भी पर आवर के, निकलेगा सेकेंड में, लास्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। यानी सेक्शन पे अगर हम मास फ्लो रेट की बात करें, अच्छा इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा बताएं, कंजर्वेशन ऑफ मास का लगेगा कि m1 डॉट प्लस m2 डॉट, देखिए लिखते हैं एक दने से मिटा जाता है, बताइए m3 डॉट, ये क्या होता है, इक्वल होता है
तो क्योंकि हम जानते हैं कि जितना इंटर करेगा उतना एग्जिट मास कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। तो m1 डॉट प्लस m2 डॉट इजकल टू m डॉट 3 ये हो गया। एक लगा देंगे आपका क्या स्टेडी एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे, ये दोनों से निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है दिल है, डायटम तो बराबर होगा तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन, डोंट वरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे एट सेक्शन 1 मास फ्लो रेट दिल था 4.2 kg पर सेकेंड, H1 इंथैल्पी दिया हो 313 पॉइंट, ये सेक्शन फर्स्ट का दिया हुआ था जो हम वाटर को इंटर करवा रहे थे। स्टीम वाला के खाली m2 डॉट निकालना था और मास फ्लो इंथैल्पी दिया हुआ है। सेक्शन 3 की बात करें तो इंथैल्पी दिया है, इसका मास का जरूरत नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा मास कंजर्वेशन से। तो खाली लिख लीजिए कि सेक्शन 3 पे मास फ्लो रेट कितना होगा m3। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है m.1 प्लस m2 डॉट इजकल टू m3 डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बताता है, मास फ्लो रेट एट सेक्शन 1 इंटू H1 इंथैल्पी एट सेक्शन 1 V1 यानी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, मास फ्लो रेट टू H2 प्लस यानी इंथैल्पी और ये काइनेटिक एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गया मास फ्लो रेट एट सेक्शन 3 इंथैल्पी एट सेक्शन 3 काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 3 या पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 3। लेकिन यहाँ पे भी का वैल्यू नहीं दिया है, तो भी का वैल्यू नहीं दिया तो ये काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, क्लियर है, खत्म हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डायटम हेड भी नहीं दिया हुआ है तो ये भी क्या होगा जीरो, सबका डायटम हेड तो सेम ही रहेगा, कितना रेफरेंस एक्सिस से ऊपर है, यानी m1 डॉट h1 m2 डॉट h2 m3 डॉट h3, ये आपका इक्वेशन निकल के आएगा m1 डॉट h1 प्लस m2 डॉट h2 इजकल टू m3 डॉट h3। अब हमको m3 डॉट का वैल्यू पर दिया हुआ था, मास कंजर्वेशन से हम निकाल चुके थे। m3 डॉट का वैल्यू कितना है m1 डॉट प्लस m2 डॉट, इसको हम क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे इसी इक्वेशन में। एक सेकेंड बहुत मार, यहाँ पे m3 डॉट को वैल्यू पुट कर देंगे m1 डॉट प्लस m2 डॉट, पुट कर दीजिए तो m1 डॉट h1 प्लस m2 डॉट h2 इजकल टू m1 डॉट प्लस m2 डॉट इंटू h3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों का m1 h3 m2 h3 हो जाएगा। सबको इधर उधर भेज दीजिएगा, आप भेजिएगा, ये लाइन शायद मिस्टेक हो गया होगा या जो भी हो लिख लीजिएगा खुद से। m1 डॉट h1 m1 को एक तरफ कर लीजिए, m1 डॉट m1 h3 इधर कीजिएगा तो m2 डॉट h3, गलत नहीं है सही था, ठीक है, m2 h2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लें चाहिए अभी डायरेक्ट, पहले m1 डॉट तो h1 माइनस क्या हो जाएगा h3 इजकल टू यहाँ m2 डॉट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा h3 माइनस h2। ठीक है, हमको निकालना था m2 का वैल्यू ना, तो m2 डॉट का फॉर्मूला निकालना है तो h3 माइनस h1 यहाँ पे क्या हो जाएगा h2 है, h3 माइनस h2 क्या हो जाएगा भागा में, लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे तो h3 माइनस h1 है, यानी ये दोनों से अगर हम कॉमन ले लें, एक लाइन और बढ़ाते हैं, अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा m1 यहाँ पे h3 माइनस h1 होगा, बार बार पेन रिपीट हो रहा है, एक सेकेंड बाबू प्लीज वेट। देखिए यहाँ पे h3 माइनस h1 इजकल टू इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो m2 डॉट h2 माइनस h3 हो जाएगा, तो यही m2 डॉट, अब माइनस से माइनस तो दोनों तरफ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी m2 डॉट इजकल टू क्या हो जाएगा m2 डॉट तो m1 डॉट बटा क्या हो जाएगा h2 माइनस h2 माइनस h3, यहाँ पे क्या है h3 माइनस h1, उतना सोल्यूशन आपको आता है। ठीक है, अब वैल्यू तो हमको सबका दे लिया था, m1 डॉट दिया हुआ था पुट कर दिए, इंथैल्पी एट सेक्शन 3 दिया हुआ था, इंथैल्पी एट सेक्शन 1 दिया हुआ था, इंथैल्पी एट सेक्शन 2 दिया हुआ था, इंथैल्पी एट सेक्शन 3 दिया हुआ था, सभी को पुट कर दिए। ये आ गया किस में kg पर सेकेंड में, लेकिन क्वेश्चन बोला था पर आवर में निकालो, तो पर आवर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे kg पर सेकेंड, और एक सेकेंड में कितना आवर, तो 1/3600 आवर, तो 1/3600 आवर के 3600 ऊपर पलटिएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी इतना हो गया आपका kg पर आवर आंसर। ठीक है, चलिए 3 का बी बनाते हैं। 3 का बी में क्या पूछ रहा है, इन एन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ बिगिनिंग इन कंप्रेशन टू द वॉल्यूम ऑफ एंड इन कंप्रेशन V1/V2, यानी
कंप्रेशन रेशियो को आर के से डिनोट करते हैं, सब हम बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आर के का वैल्यू कितना है 16। एट द बिगनिंग ऑफ एसेंट्रोपिक कंप्रेशन द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जहां पे उसको प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल मिल रहा है। अब कितना हीट, तब तक हीट ऐड करिए जब तक कि उसका आपका कितना डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, 1480 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है। तब बताइए कि उसका कट ऑफ रेशियो क्या होगा, हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर क्या होगा, साइकिल इफिशियंसी क्या होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा। सब फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, ठीक है, सब फार्मूला बेसिस, इसको पीएम से डिनोट करते हैं। तो कट ऑफ रेशियो का फार्मूला लगा लीजिए, हीट सप्लाइड पर केजी का फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। बहुत आसान आसान फार्मूला है, घबराने की कोई बात नहीं है। जब तो चलिए बनाना स्टार्ट करते, पहले उससे फिगर हम बना लेते हैं, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया आपका V1 माइनस ये क्या हो गया V2, ठीक है। ये पाथ हो गया 1 2 3 4, यहाँ से आपका हीट सप्लाइड हो रहा है, यहाँ से हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ था वो कितना, आर के इक्वल टू 16, यानी V1 बटा V2 का वैल्यू दिल है 16। टेम्परेचर T1 का वैल्यू था 15 डिग्री सेल्सियस, अगर हम केल्विन में बदल ले तो 288 हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर P1 का कितना हो जाएगा, 0.1 मेगा पास्कल दिया होता सारा कुछ, अभी गिवन डाटा हम लिख रहे हैं। T3 का वैल्यू दिल था कितना, हम हीट तब तक सप्लाई करें जब तक कि उसका जो टेम्परेचर है 1480 डिग्री पर सेल्सियस ना हो जाए, ठीक है। अगर इसको हम केल्विन में बदल ले तो 1753 केल्विन हो गया। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए इसका जो हम फॉर्मूला पीवी डायग्राम हो गया, तो पीवी डायग्राम में हम पीवी 1.4 गामा का वैल्यू इक्वल टू कितना C, ठीक है, आइसेंट्रोपिक के लिए। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला हमको T2 का वैल्यू निकालना था, तो T2 का वैल्यू कर, क्योंकि हम जानते हैं, एक सेकेंड, यहाँ से T2 का वैल्यू, क्योंकि T1 आपका दिल था 15 डिग्री सेल्सियस था ना, तो जो भी दिल दिया होगा V1 V2 का रेशियो दिया हुआ था, V1 V2 के टर्म में ला के 16, और गामा का वैल्यू फिर फॉर एयर के लिए कितना होता है 1.4 माइनस 1, यानी आपका T2 का वैल्यू कितना हो गया 873.05 केल्विन। तब हम प्रोसेस 2 से 3 में, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इसमें जो प्रेशर होगा P2 और जो प्रेशर P3 क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो यहाँ पे हम अब कट ऑफ रेशियो लगा लेंगे। कट ऑफ रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, P2 V2 बटा T2 इक्वल टू P3 V3 अपॉन T3। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से जब हम जान रहे हैं कि प्रोसेस 2 से 3 में आइसोबेरिक प्रोसेस है, यानी P2 इक्वल टू P3 है, तो यहाँ से P2 और P3 कैंसिल आउट हो गया, यानी V2 बटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना, V3 बटा V2 इक्वल टू T3 बटा T2, 1753 बटा 873.05। टेम्परेचर का जो रेशियो था उसको रख दिए, तो आपका जो कट ऑफ रेशियो आ गया 2.008 आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हीट सप्लाइड पर केजी ऑफ एयर। तो हीट सप्लाइड क्या होता है, तो हीट सप्लाइड में हम Cp इंटू बोल सकते हैं कि हीट सप्लाइड इज द इक्वल टू द Cp इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, जहां पे Cp क्या है, तब मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग हीट सप्लाइड का लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू द Cp इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब चेंज इन टेम्परेचर 3 to 2, ठीक है, यानी 3-2। तो यहाँ पे Cp का वैल्यू दिया हुआ रहता है, मतलब गिवन आपको याद कर लेना है, ठीक है, 1.005। T3 का वैल्यू दिया हुआ था, T2 का वैल्यू अभी निकाल के लाए, ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। हीट सप्लाइड कितना होगा, तो 884.35 किलो जूल पर केजी होगा। साइकिल इफिशियंसी की बात करें तो NTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा कंप्रेशन रेशियो के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू, ये सब फॉर्मूला आपको याद करने हैं बाबू, याद कीजिएगा तब भी बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम थ्योरी ले लेते हैं जितना हमसे पार लगता है, उसके बाद इसको पार्ट 2 में बना देते हैं। पार्ट 1 में पहले 3 तक ना हुआ, 3 तक न्यूमेरिकल करवा देते, कुछ थ्योरी करवा देते ताकि आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। फिर 4 से पार्ट 2 में लेकर आएंगे, पहले करवा देते हैं इसको। तो गामा आरसी क्या है, कट ऑफ रेशियो है। आरसी क्या है, कट ऑफ रेशियो। आर के क्या है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो।
तो किन्हीं को थोड़ा बहुत अब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया होगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो फॉर्मूला लिख के याद कर लीजिएगा। साइकिल इफिशियंसी का तो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, कट ऑफ रेशियो का तो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, हीट सप्लाइड का कभी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, हो गया। तो आरसी के गामा -1, अब गला भी भस रहा है, ठीक है, ज्यादा हो टाइम हो रहा है, 3:45 हो गया। गामा आरसी -1, ठीक है। अब गामा का वैल्यू 1.4 हो गया, तो सबका वैल्यू पुट, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो कितना दिल था, 16 दिल था ना। कंप्रेशन रेशियो शुरू में ही देख लिए थे, 16 दिया हुआ था। आरसी का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कितना था, कितना निकल के आया था, 2.008, ठीक है। तो सभी का वैल्यू देखिए, दुइये को तो वैल्यू यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो, तो उसी का वैल्यू पुट, गामा का वैल्यू तो 1.4 याद था, सबको पुट कर दीजिए, आ गया। अब मेन आया पे यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएम का वैल्यू निकालना है। तो ये जो होता है ना, नेट वर्क डन टू द स्वेप्ट वैल्यूम, स्वेप्ट वैल्यूम किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वेप्ट वैल्यूम, यानी V1 - V2 को, इसको बोलते हैं स्वेप्ट वैल्यूम, ठीक है। तो V1 - V2 यानी यहाँ पे क्या हो गया, फार्मूला अगर हमको एकदम फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है बाबू। मीन इफेक्टिव प्रेशर के लिए क्या करेंगे, तो वर्क डन जो होगा, चेंज जो वर्क डन होगा, वर्क डन चेंज होगा, यानी QS - QR अब बटा V1 - V2, यही निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो QS - QR यानी W नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, QS - QR, और यहाँ पे क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 - V2। ये दोनों वैल्यूम निकाल लीजिए, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। QS QR का वैल्यू निकालिए, घटा उठा के काम कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो यही है W नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, V1 - नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या होता है, QS - QR, ठीक है। अब बटा क्या हो जाएगा, V1 - V2। अब हम कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी दिया हुआ था, देखिए पीछे निकाल के लाए होंगे। से इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है 1 - QR अपॉन QS, ठीक है, हीट रिजेक्शन बटा टू हीट सप्लाई, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, QR बटा QS, QR बटा QS का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि हमको ये इसका तो वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - 0, मतलब गुना भागा करने आता है ना कैलकुलेशन सभी को, 1 - 0.6134। QR बटा QS इजिकल टू हो गया, इसको घटा दीजिएगा, QR का वैल्यू 0.3866 इंटू QS हो गया। तो QR का फॉर्मूला, QS का वैल्यू दिया हुआ था, देखिए तो यहाँ से QS का वैल्यू निकाले थे, हीट सप्लाइड पर kgl, ठीक है। तो QS का वैल्यू पुट कर दी, तो QS का वैल्यू पुट कर दिए, सूर्य में पुट कर देते, ज्यादा परेशानी लग रहा है, यहीं पे पुट कर दीजिए और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे भी हो पुट कर लीजिएगा। QR का वैल्यू निकाल लिए, तो QR का वैल्यू निकालिए, तो Q नेट निकल जाएगा, Q - QR, तो इसका भी वैल्यू आ गया। अब खाली बचा किसका, V1 - V2 निकाल लेंगे, फिर भागा दे देंगे, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बी नोट दैट P1 V1 इजकल टू R1 T1, जहां पे R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना। चलिए P1 V1 इजकल टू R T1, इसका वैल्यू कितना होता है, तो ऐसे तो 287 होता है, लेकिन यहाँ पे केल्विन में चेंज करेंगे तो 0.287 इंटू T1 का वैल्यू 288 हो गया, और आपका प्रेशर पुट कर दिए, तो ये आ गया आपका V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू आ गया। उसके बाद V1 बटा V2 का रेशियो कितना दिल था, कितना दिल था, 16 ना, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो तो V1 बटा V2, इसमें एगो वैल्यू पता चल गया V1 का वैल्यू, तो V2 का वैल्यू निकल गया। तो अब आपको जो निकालना है फॉर्मूला मीन इफेक्टिव प्रेशर का, तो क्या हो जाएगा, नेटवर्क डन टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, नेटवर्क डन निकाल लिए थे हम पहले ही, QS - QR करके, और V1 - V2, तो ये आपका हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कट ऑफ रेशियो का जो भी निकालना है आपको, ठीक है, हीट सप्लाइड। अब क्या करते हैं ना, 3 क्वेश्चन तक करवा दिए, तो इसको हम ना अब क्या करते हैं ना, अब थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है, ताकि क्योंकि देखिए दोनों लेके चलिए, पार्ट 1 इसको पार्ट 1 बनाते हैं। अब पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कुछ, फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में 4 से न्यूमेरिकल, ध्यान से सुनिएगा, पार्ट 2 में यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और उसके भी लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। यहाँ पे थ्योरी करवा दे रहे हैं, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए कोई अब थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा।